बच्चों पिछली क्लास के अंदर गॉस थ्योरम क्या होती है इसके बारे में मैंने आपको बताया था। गॉस थ्योरम से रिलेटेड हमने कुछ 6 पॉइंट्स डिस्कस किए थे और उनके बारे में पूरी की पूरी बहुत सारी बातें हमने वहीं पे पहले डिस्कस कर ली थी। मगर एक लास्ट का पॉइंट था जिसमें हमने ऐसा लिखा था कि द फ्लक्स ऑफ पॉइंट चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन स्पेस, दैट इज फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल रिमेन कांस्टेंट। तो बच्चों आज की क्लास हमारी बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कंसेप्चुअल है, आपके इमेजिनेशन पर बेस्ड होगी। बहुत ध्यान से आपको चीज़ों को समझना है और केवल फ्लक्स के कैलकुलेशन कैसे करते हैं गॉस थ्योरम से, सॉलिड एंगल का अप्रोच क्या है वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। बच्चों आज हमारा सबसे पहले डिस्कशन टॉपिक है सॉलिड एंगल। कुछ चीज़ें अब हम पुरानी बेसिक मैथ की उठा रहे हैं यहाँ पे डिस्कशन में। बच्चों जब आपने पहली बार बेसिक मैथ पढ़ी होगी तो वहाँ पर एंगल का इंट्रोडक्शन होता है। ब्रॉडली स्पीकिंग एंगल हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। बच्चों प्लेन एंगल क्या है मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। आपने इस तरह से दो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाई होंगी, फिर हम जैसे आपको पहले तो 9th-10th की ज्योमेट्री याद दिलाता हूँ। ऐसे हम कंपास की नोक इधर रखते हैं, फिर एक चाप यहाँ पर इस तरह से कट किया जाता है, आर्क कट करते हैं, आर्क लेंथ L आती है, ये एंगल थीटा होता है, रेडियस यहाँ R होती है, तो थीटा बराबर आपका निकल के आता था L/R। ये आपका फॉर्मूला था, एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। फिर आपने देखा था लेंथ भी मीटर, रेडियस भी मीटर, मीटर से मीटर कट जाता है तो इसके यूनिट नहीं हो पाती है, तो हम एक सप्लीमेंट्री यूनिट असाइन करते थे रेडियन। ये प्लेन एंगल की बात है। बच्चों प्लेन एंगल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये किसी प्लेन में दो लाइंस के बीच का एंगल बताता है, पर जब हम स्पेस में 3D क्वांटिटी से डील करते हैं तो हमें एक स्पेशल एंगल की जरूरत पड़ती है और वो एंगल क्या कहलाता है बच्चों? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल जनरली 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए ही इस्तेमाल होता है। क्या होता है सॉलिड एंगल? पहले मैं आपको उसका एक एग्जाम्पल यहाँ दिखाता हूँ। बच्चों आपने मार्केट से, अभी सीजन भी चल रहा है, तरबूज जरूर खरीदा होगा। जब हम मार्केट में तरबूज लेने जाते हैं तो आप उस तरबूज का क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया रखते हैं, मतलब कैसे डिसाइड करते हैं कि तरबूज मेरे लिए सही है? अच्छा क्लास में जब हम पूछते हैं बच्चों से तो बड़े इंटरेस्टिंग से जवाब देते हैं। कोई कहता है सर तरबूज के साइज देखते हैं, कोई कहता है तरबूज को बजा के देखते हैं। इस तरह से जो भी उनके एक्सप्लेनेशंस होते हैं वो मुझे नहीं पता, बट शायद आप में से ज़्यादातर लोग इस बात के लिए एग्री करते होंगे कि हम तरबूज का एक पीस कट करके देखते हैं, वहाँ उससे पीस कट करवाते हैं और उसको देखते हैं और अगर लाल है तो हम उस तरबूज को परचेस कर लेते हैं। तो बच्चों वो जो पीस कट किया जाता है वही कुछ कुछ हद तक आपको सॉलिड एंगल समझने में मदद करेगा। फॉर एग्जाम्पल एक स्पेयर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, अगर उसी तरबूज के पीस की तरह एक पीस यहाँ से कट किया जाए तो सेंटर पर स्पेस में जो ये एंगल बनाता है उसको सॉलिड एंगल कहा जाता है बच्चों, और इस सॉलिड एंगल को सिंबल ओमेगा से इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्पेस में ये जो एंगल ओमेगा बनेगा ये कितना होगा? इसका जो सरफेस एरिया है, एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है ओमेगा इक्वल टू A/R²। आपको सॉलिड एंगल में ज्यादा फॉर्मूला नहीं लगाना, मैं बस आपको इसका बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। ओमेगा बराबर होता है A/R²। बच्चों कभी आपने सुना हो, जैसे स्पेयर का सरफेस एरिया हम सब जानते हैं कितना होता है 4πr²। अगर मैं आपसे पूछूं कैसे आया तो ज्यादातर लोग कहेंगे हमें नहीं पता, हमने तो याद कर लिया था फॉर्मूला। पर आज आप शायद इसका एक्सप्लेनेशन भी देख पाएंगे कि आखिर स्पेयर का जो सरफेस एरिया होता है वो 4πr² कहां से आता है। तो ये उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताता हूं बच्चों। अभी ये जो आपको शेडेड पोर्शन यहां दिख रहा है, अगर ये शेडेड पोर्शन बढ़ाते बढ़ाते मैं पूरे स्पेयर का एरिया इंक्लूड कर लूं तो जो सेंटर पर स्पेस में सॉलिड एंगल बनेगा ओमेगा, दैट विल बी इक्वल टू 4π स्टे रेडियन। कंप्लीट स्पेयर अपने सेंटर पर जो सॉलिड एंगल सबटेंड करता है दैट इज 4π स्टे रेडियन। और बच्चों यहां ओमेगा की जगह 4π रखकर देखिए आपका एरिया 4πr² यहां से निकल के आ जाएगा। तो स्पेस में कंप्लीट जो एक एंगल बनता है स्पेयर का दैट इज 4π स्टे रेडियन। अब बच्चों इसी तरह से अगर मैं इस स्पेयर को आधा काट दूं तो आधा स्पेस हमने कट कर दिया है, आधा स्पेस ऊपर का रह गया है। तो इसको आधा कट करने पर जो आपका हेमिस्फीयर होता है उस हेमिस्फीयर का सॉलिड एंगल कितना हो जाता है? 2π स्टे रेडियन के बराबर। आधा स्पेयर कट किया तो सॉलिड एंगल भी आधा रह जाता है 2π स्टे रेडियन। और इसीलिए अगर आप यहाँ 2π रखेंगे तो आपको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर मिल जाएगा जो 2πr² के बराबर होता है। तो ये जस्ट एक थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करी मैंने बच्चों आपको कि एक सॉलिड एंगल नाम की चीज होती है, स्पेस में जो एंगल बनता है उसी के लिए हम सॉलिड एंगल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब आगे की बात ध्यान से सुनिएगा। पिछली क्लास में गॉस थ्योरम में मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था कि द फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ गॉसियन सरफेस
एंड इट ऑल्सो डज नॉट डिपेंड ऑन लोकेशन ऑफ चार्जेस विद इन गॉसियन सरफेस। ये पॉइंट हमने वहां लिखा था बच्चों, आज उसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने। एनी 3D ऑब्जेक्ट, कोई भी 3D ऑब्जेक्ट हो, इट सबटेंड्स 4 पाई स्टेरेडियन सॉलिड एंगल एट इट्स सेंटर। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज के चारों ओर स्पेस का जो एंगल बनता है दैट इज 4 पाई। बच्चों चारों ओर जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको चारों ओर जिसको कहते हैं चारों ओर का मतलब क्या है, इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शन। तो जैसे अगर मैं यहां पर एक बल्ब जला दूं, आप तो इसको इस तरह से समझिए, खुले आसमान के नीचे मान लीजिए आपने इस तरह से बल्ब जला दिया, तो इसकी रोशनी किधर जाएगी, आप कहेंगे चारों ओर, इस तरह से स्पेस में चारों ओर जाएगी। तो ये स्पेस में जो चारों ओर का सॉलिड एंगल बनता है बच्चों, ये जो स्पेस में चारों ओर का सॉलिड एंगल बनता है, यही सॉलिड एंगल कितना होता है हमारा 4 पाई स्टेरेडियन के बराबर। तो बच्चों एक पॉइंट चार्ज आपको दिख रहा होगा और इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो स्पेस में चारों ओर बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कितने सॉलिड एंगल में निकल रहा है 4 पाई। अब वही बात बच्चों, अगर आप इस चार्ज को एक स्पेरिकल गॉसियन सरफेस में एनक्लोज कर देते हैं, जो आपको अंदर दिख रहा होगा, अगर आप इसको स्पेरिकल गॉसियन सरफेस में एनक्लोज कर देते हैं तो ये स्पेयर भी अपने सेंटर पर 4 पाई स्टेरेडियन का सॉलिड एंगल बना रहा है। इसीलिए फ्लक्स अगर आप निकालेंगे तो वही Q/ε0 निकल के आएगा। हमने एक फॉर्मूला लिखा था, अगर आपको याद हो बच्चों, x स्टेरेडियन का सॉलिड एंगल निकालने का एक फॉर्मूला था हमारे पास, Q/4πε0 x, इस तरह का मैंने एक फॉर्मूला वहां लिखा था। तो इस कंप्लीट स्पेयर का सॉलिड एंगल भी अगर 4 पाई रखेंगे तो आपका फ्लक्स वही निकल के आएगा Q/ε0। मैं तो आपसे कह रहा हूं ये सब चक्कर छोड़िए, आप तो ये मान लीजिए ना, ये स्पेयर एक गॉसियन बॉडी है, इसके अंदर चार्ज एनक्लोज है, तो भी फ्लक्स Q/ε0। तीसरा एक्सप्लेनेशन ऐसे सुनो बच्चों, इस पॉइंट चार्ज को आप एक बल्ब मान लो, बल्ब से रोशनी निकल रही है, अब मैंने इसको एक स्पेरिकल ग्लास में एनक्लोज कर दिया है। ग्लास मतलब ट्रांसपेरेंट, जिससे लाइट आर पार जा सकती है। अगर आपने इसको एक स्पेरिकल ग्लास में एनक्लोज किया है बच्चों, तो जितनी लाइट इस बल्ब से निकल रही है, क्या वो पूरी लाइट स्पेयर से पास होगी? जवाब है बिल्कुल हाँ। अच्छा, फिर मान लीजिए मैंने इस स्पेयर को एक ग्लास के क्यूब के अंदर एनक्लोज कर दिया है, ट्रांसपेरेंट ग्लास क्यूब के अंदर अगर हमने एनक्लोज कर दिया है, तो जितनी रोशनी बल्ब और स्पेयर से निकल रही है वही रोशनी आपकी क्यूब से भी पास हो रही होगी। और वो छोड़िए, अगर हम इसको किसी आर्बिट्ररी शेप के ऑब्जेक्ट में भी एनक्लोज कर दें, कोई भी आप रैंडम शेप के ऑब्जेक्ट में भी अगर इसको एनक्लोज कर देते हैं, ग्लास का बना हुआ ट्रांसपेरेंट रैंडम शेप का अगर कोई ऑब्जेक्ट ले आते हैं, उसमें भी अगर आप इसको एनक्लोज करेंगे तो भी जितनी रोशनी बल्ब से निकल रही वो पूरी रोशनी इससे पास हो रही होगी। यानी यहां पर जो फ्लक्स निकालें अगर हम, तो इस स्पेयर से फ्लक्स निकाल लीजिए, या क्यूब का फ्लक्स कह दीजिए, या बाहर के आर्बिट्ररी बॉडी का फ्लक्स कह दीजिए, सबका फ्लक्स बराबर होगा। और कितना होगा? बल्ब के एमिटेड फ्लक्स के बराबर, यानी Q/ε0 के बराबर। पॉइंट चार्ज का फ्लक्स है वो, यहाँ बल्ब में आपको एनालॉजी के लिए समझा रहा हूं। तो पॉइंट चार्ज का कितना फ्लक्स निकल रहा है यहाँ? Q/ε0। तो यहां से बच्चों ये बात साबित हो रही है कि फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ गॉसियन सरफेस। साइज पे भी डिपेंडेंट नहीं है। स्पेयर थोड़ा सा बड़ा ले लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, छोटा स्पेयर ले लेंगे थोड़ा सा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सॉलिड एंगल की अप्रोच से हम इन सब बातों के जवाब यहां पर पा सकते हैं। आगे की बात सुने बच्चों, अब सॉलिड एंगल क्यों बता रहा हूं, एक क्वेश्चन में इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल होता है। एक पॉइंट चार्ज है, उसके सामने दो एरिया आपको दिख रहे होंगे, ए और बी। आपसे पूछा जाए कि बताइए फ्लक्स का क्या रिलेशन होगा, ए पर ज्यादा होगा बी पर कम होगा, क्या रिलेशन होगा? तो जवाब है फ्लक्स ऑफ ए इक्वल टू फ्लक्स ऑफ बी। अब आप कहोगे ये कैसे हुआ, कारण बताता हूं बच्चों। ये जो आपको फील्ड लाइंस दिख रही है, ये एक पर्टिकुलर सॉलिड एंगल में निकल रही है। पर्टिकुलर सॉलिड एंगल मैंने दिखा दिया ओमेगा। ये एरिया जितना सॉलिड एंगल यहां पर सबटेंड कर रहा है, ये एरिया भी एग्जैक्टली उतना ही सॉलिड एंगल यहां सबटेंड कर रहा है। और क्योंकि इन दोनों के लिए सॉलिड एंगल सेम है, और आपने लिखा था कि द फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल रिमेन कांस्टेंट, तो यानी जितना फ्लक्स ए से गुजर रहा है उतना ही फ्लक्स बी से गुजर रहा होगा। ए और बी का फ्लक्स सेम होगा। बच्चों देखो, सब चीजें आपस में जुड़ी हुई है। अगर मैं आपसे पूछूं एरिया कौन सा बड़ा है, तो आप कहोगे नो डाउट एरिया तो बी बड़ा है। अब मैं कह रहा हूं कि बी का एरिया ज्यादा है, तब भी फ्लक्स सेम आ रहा है। मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, अगर हम फ्लक्स का फॉर्मूला सिंपल EA cos थीटा लगा रहे होते तो मेरे हिसाब से तो एरिया बढ़ाने पर फ्लक्स बढ़ना चाहिए था, पर नहीं। आपका नो डाउट यहां एरिया बढ़ रहा है, लेकिन जैसे ही एरिया बढ़ रहा है आपने देखा फील्ड लाइंस भी दूर होती जा रही है। और आपको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में यह बात बताई थी कि द लाइन डेंसिटी या कॉम्पैक्टनेस जो फील्ड लाइंस की होती है
वो फील्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब यहाँ फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, यहाँ फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। तो बच्चों इधर देखना, यहाँ फील्ड ज़्यादा तो एरिया कम था, यहाँ हम पहुंचे तो फील्ड कम है और एरिया ज़्यादा हो गया। मगर इस जगह जाने पर फील्ड ऑटोमेटिकली उतने से कम हो गया है जितने से एरिया बढ़ा, सच दैट प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया रिमेन कांस्टेंट, और इसीलिए ए और बी का फ्लक्स यहाँ बराबर रहेगा। पर मेरे हिसाब से सॉलिड एंगल की अप्रोच ज़्यादा अच्छी है। आप देख पा रहे होंगे सॉलिड एंगल के अप्रोच से हम देख पा रहे हैं कि फ्लक्स जो होगा ए और बी दोनों के लिए सेम होगा। बच्चों सॉलिड एंगल का अभी आपको और समझ में आ जाए इसके लिए मैं एक बहुत ही सिंपल अब एग्जांपल लेता हूँ, बहुत ध्यान से सुन लीजिए इसको। वही बात जो मैंने आपको कही, अगर रात के समय एक खुले आसमान के नीचे आपने एक बल्ब अगर इस तरह से हैंग किया हुआ है जमीन से कुछ हाइट पर, उस बल्ब को जब आप लाइट अप करेंगे तो आप ये बताइए उसकी रोशनी किधर जाएगी? वही जवाब होगा चारों ओर। चारों ओर का मतलब स्पेस में हर डायरेक्शन में, ये देखिए इधर 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 हर डायरेक्शन में जाएगी। तो बच्चों ये हर डायरेक्शन के लिए हम सॉलिड एंगल कितना बोलते हैं? 4 पाई। बल्ब की रोशनी कितने सॉलिड एंगल में जा रही है? 4 पाई स्टेरेडियन सॉलिड एंगल में। पर बच्चों अब एक बार सोच के देखिए, आप लोगों ने देखा होगा सीलिंग्स पर लाइट लगी होती है, हमारी छत पर कई बार हम सीलिंग्स लाइट का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैंने एक सीलिंग लाइट का एग्जाम्पल लिया तो सीलिंग लाइट की रोशनी केवल छत से नीचे नीचे आएगी, छत तोड़ के ऊपर तो नहीं जाएगी। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इस सीलिंग लाइट की रोशनी कितने सॉलिड एंगल में जा रही है, तो आपका जवाब क्या होगा? 2 पाई स्टेरेडियन सॉलिड एंगल में। बच्चों सिंपल सी बात है, पूरा स्पेस ये मेरी मुट्ठी में कितना सॉलिड एंगल मैंने बांध लिया है? 4 पाई स्टेरेडियन का सॉलिड एंगल। अगर मैं बात करूं छत से नीचे नीचे कितना सॉलिड एंगल हमें यहां मिल रहा है, अगर छत के रेस्पेक्ट में नीचे नीचे का सॉलिड एंगल देखा जाए तो हम 2 पाई स्टेरेडियन के सॉलिड एंगल में सिचुएटेड है। तो ये बातें आपको समझनी है थोड़ा सा बच्चों। एक खुले आसमान के नीचे लगा हुआ बल्ब 4 पाई स्टेरेडियन में अपनी लाइट बिखेरता है, जबकि सीलिंग लाइट की रोशनी केवल 2 पाई स्टेरेडियन सॉलिड एंगल में निकल के आती है, क्योंकि वो सीलिंग लाइट की रोशनी छत तोड़ के ऊपर नहीं जा सकती है। तो थोड़ा सा सॉलिड एंगल का आइडिया आप क्लियर रखें। ये इसलिए मैं बता रहा हूं बच्चों, आगे अभी आप इस तरह के क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर हम सिमेट्रिक पार्ट को जोड़ जोड़ के फ्लक्स निकालते हैं। भाई जुगाड़ से तो अपना आंसर आ जाएगा, वहां आप समझ भी जाएंगे कि हाँ ऐसे ऐसे करना है, मेथड तो क्लियर हो जाएगा। पर मन में कहीं ना कहीं एक बात आपको ये खलेगी कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसका एक्सप्लेनेशन होगा कहीं ना कहीं सॉलिड एंगल। तो बस अभी आपको ये चीज अपने दिमाग में फिट बिठानी है, चारों ओर 4 पाई स्टेरेडियन का सॉलिड एंगल, उस चारों ओर के स्पेस का आधा पार्ट 2 पाई स्टेरेडियन का सॉलिड एंगल। बल्ब और सीलिंग लाइट का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है, इससे आपको सॉलिड एंगल अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बच्चों एप्लीकेशन देखो, आपको सॉलिड एंगल का अप्रोच यहां दिखेगा। आपको एक स्पेयर दिख रहा होगा जिसको मैंने बीच में से यहां से कट किया है, मतलब यहां से हमने इसको कट किया है इस तरह से मान लो, और एक पॉइंट चार्ज यहां रखा हुआ है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फाइंड फ्लक्स थ्रू द बिगर पार्ट। बच्चों अगर हमें सॉलिड एंगल की अप्रोच पता नहीं होती तो इस क्वेश्चन का जवाब हम कैसे भी नहीं दे सकते थे। पर सॉलिड एंगल की अप्रोच अगर आपको पता है तो उससे आंसर कैसे देना, बच्चों इधर ध्यान से देखिएगा। ये पॉइंट चार्ज कहाँ रखा है आपको दिख रहा है। अब मैं इसका यहाँ फील्ड लाइन पैटर्न थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ बच्चों, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। इसकी जो फील्ड लाइन्स निकलेंगी वो इस तरह से निकलेंगी, ऐसे कुछ इधर और कुछ फील्ड लाइन्स ऐसे ये इधर की तरफ। ये मैंने इसका फील्ड लाइन पैटर्न ड्रॉ किया है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा इसको। अब ये देखिए आप बच्चों, अगर आप समझ पा रहे हैं तो ये जो मैंने रेड कलर से फील्ड लाइन पैटर्न दिखाया, ये टोटल फ्लक्स है पॉइंट चार्ज का जो 4 पाई स्टेरेडियन सॉलिड एंगल में निकल रहा है। और 4 पाई का सॉलिड एंगल का फ्लक्स कितना निकलता है? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। बच्चों अगर टोटल फ्लक्स एमिटेड इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो, आधा फ्लक्स बिगर पार्ट से गुजर रहा होगा, आधा फ्लक्स स्मॉलर पार्ट से गुजर रहा होगा। क्लियर दिख रहा है बच्चों? आधा इधर आधा इधर। आप तो बल्ब मान लो ना, अगर ठीक बीचों बीच यहाँ पे एक बल्ब लाइट अप हो रहा है तो आधी रोशनी इधर के स्पेयर से निकल रही होगी, आधी रोशनी इधर के स्पेयर से निकल रही होगी। और ऐसी कंडीशन में अगर मैं आपसे बिगर पार्ट का फ्लक्स पूछता हूं तो बिगर ही नहीं स्मॉलर पार्ट का भी फ्लक्स उसके बराबर होगा, टोटल एमिटेड फ्लक्स का आधा होगा, यानी Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। तो देखा बच्चों आपने, सॉलिड एंगल से इसके अप्रोच करना हमें ज्यादा आसान है। पूरा फ्लक्स कितना निकला? Q बाय एप्सिलॉन नॉट, आधा इधर आधा इधर, तो Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इधर एंड Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इधर हो जाएगा। और क्वेश्चन देखते हैं। एक पॉइंट चार्ज आपको दिख रहा होगा, आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फीयर।
बच्चों इस पॉइंट चार्ज को कई बार हम ऐसी चीजें सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, आप इसको एक बॉल की तरह मान के चले। वो किंडर जॉय की बॉल नहीं आती है बच्चे जो जिससे खेलते हैं, प्लास्टिक की बॉल की तरह इस पॉइंट चार्ज को मान ले। दरअसल हो ये रहा है कि आधा चार्ज अंदर है और आधा चार्ज इस हेमिस्फीयर के बाहर है। अब बच्चों अगर आपसे हेमिस्फीयर का फ्लक्स पूछा जा रहा है, अगर ये चार्ज बिल्कुल सर्कुलर बेस पर यहाँ लोकेटेड है, तो अब होगा क्या, मैं आपको यहाँ फील्ड लाइन पैटर्न से समझा देता हूँ। इसकी जो फील्ड लाइंस निकलेंगी, ये मैंने पैटर्न इस तरह से यहाँ ड्रॉ कर दिया। ये देखिए बच्चों, ये इसकी फील्ड लाइंस निकल रही है, इस तरह से मैंने इसको दिखा दिया। और अब मैं केवल आधा ही पार्ट दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ जाए। टोटल पॉइंट चार्ज का फ्लक्स कितना निकला, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई स्टेट रेडियन में टोटल फ्लक्स कितना निकलता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। मगर आधा हेमिस्फीयर से गुजर रहा होगा और आधा नीचे जा रहा होगा। आपसे क्वेश्चन ने केवल कौन सा पूछा है कि हेमिस्फीयर से कितना गुजर रहा है। तो बच्चों मेरे हिसाब से आप समझ पा रहे होंगे हेमिस्फीयर का फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। समझ में आ गई बात बच्चों, आधा फ्लक्स गुजर रहा है आधा नहीं गुजर रहा है, तो हमारा टोटल फ्लक्स आता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो उसका आधा कितना होगा, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब इस पे थोड़ा सा ध्यान देना, इस बार चार्ज हेमिस्फीयर के अंदर चला गया है। बच्चे जब रट लेते हैं फॉर्मूला तो इसमें भी आंसर टिका के आ जाते हैं Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। नहीं बच्चों ध्यान से सुनिए, अगर ये पॉइंट चार्ज अंदर चला गया और अब मैं अगर इसका फील्ड लाइन या फ्लक्स पैटर्न यहाँ पे दिखाऊं, तो इसका फ्लक्स पैटर्न कुछ इस तरह से बनेगा। आप देख पा रहे होंगे ये इस तरह से, ये मैंने इसकी फील्ड लाइंस यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। अब बच्चों आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूं तो एंटायर फ्लक्स जनरेटेड बाय पॉइंट चार्ज जो है दैट इज पासिंग थ्रू द हेमिस्फीयर, और इसीलिए अब हमारा आंसर क्या होगा, हेमिस्फीयर का फ्लक्स कितना निकल के आएगा बच्चों, Q बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर। बच्चों क्योंकि पूरा फ्लक्स निकल रहा है 4 पाई स्टेट रेडियन सॉलिड एंगल का, तो इस हेमिस्फीयर का फ्लक्स इस बार हम कितना लिखेंगे, Q बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर। बच्चों इसको आप गॉस थ्योरम से भी तो कर सकते थे। अगर मैं इस हेमिस्फीयर को एक गॉसियन बॉडी मान लूं तो गॉस थ्योरम से फ्लक्स बराबर होता है एनक्लोज चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। और क्योंकि इस बार पूरा का पूरा चार्ज अंदर आ गया है, किंडर जॉय की पूरी बॉल अंदर आ गई है, यानी एंटायर चार्ज इज एनक्लोज्ड, इसीलिए फ्लक्स क्या आ गया, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। जो आपने पिछला क्वेश्चन देखा था उसमें किंडर जॉय की आधी बॉल बाहर थी आधी बॉल अंदर थी इस तरह से, तो इसीलिए हमें फ्लक्स आधा मिला था Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों इमेजिनेशन यहाँ पर बहुत जरूरी है। और क्वेश्चन देखिए, फिर से कोन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। बच्चों कोन में वही आधा चार्ज अंदर है आधा बाहर है, ये आपको समझना पड़ेगा, इस तरह की स्थिति है। अब मैं आपसे फ्लक्स पूछूं तो फ्लक्स क्या होगा इसका, मैं फील्ड लाइन पैटर्न यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए आधा चार्ज अंदर है, इसका अगर हम फील्ड लाइन पैटर्न यहाँ दिखाएंगे तो ये होगा कुछ इस तरह से। ये देख लीजिए इसका फील्ड लाइन पैटर्न मैंने ड्रॉ कर दिया है यहाँ पर, ये इस तरह से इसका फील्ड लाइन पैटर्न। बच्चों टोटल फ्लक्स कितना जनरेट हो रहा है, वही Q बाय एप्सिलॉन नॉट। आधा कौन से गुजर रहा है, आधा कौन से नहीं गुजर रहा है, तो हमारा फ्लक्स कितना आएगा यहाँ, सेम वही Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये देख लीजिए बच्चों फ्लक्स हमारा क्या निकल के आ गया, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब मैं आपको बताता हूँ मैं सॉलिड एंगल की अप्रोच आपको क्यों बता रहा हूँ। बच्चों कई बार जब हम ये क्वेश्चन करते हैं, देखिए हर जना अपनी अपनी तरीके से इसको समझाता है, मैं आपको एक और अप्रोच बताता हूँ। एक अप्रोच क्या होती है, सपोज मान लीजिए ये हेमिस्फीयर है, ये इस तरह से, और ये इसके बॉटम पे यहाँ पर एक चार्ज इस तरह से रखा हुआ है। इसको ऐसे समझाया जाता है कि आप एक काम करिए, इसका सिमेट्रिकल काउंटर पार्ट नीचे जोड़ दीजिए। सिमेट्रिकल काउंटर पार्ट जोड़ने का मतलब ये है कि जो हेमिस्फीयर आपका आधा है उसको इस तरह से पूरे हेमिस्फीयर को स्फीयर में कन्वर्ट कर लीजिए। 2 हेमिस्फीयर मैंने जोड़ दिया है। अब बच्चों आपका जो चार्ज है वो सेंटर ऑफ बिगर स्फीयर पर आ चुका है। इस पूरे बिगर स्फीयर को हम क्या मान के चलेंगे, गॉसियन बॉडी। इस गॉसियन बॉडी से कितना फ्लक्स निकलेगा, फ्लक्स निकलेगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर ऐसे समझाया जाता है कि अच्छा आप देखो इस पूरे स्फीयर से फ्लक्स निकला Q बाय एप्सिलॉन नॉट, आधा हेमिस्फीयर उधर आधा हेमिस्फीयर इधर, तो इस वाले का फ्लक्स कितना हो गया, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और इधर वाले का हमसे पूछा नहीं है, पूछता तो हम ये भी कह देते कि ये भी कितना होगा, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसे आप सिमेट्रिकल काउंटर पार्ट जोड़ के काम कर सकते हैं। पर बच्चों और ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, मगर इसका टेक्निकल कारण क्या है, कहीं ना कहीं सॉलिड एंगल। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ, मान लीजिए ये कोन है, अब मैं अगर आपको इस अप्रोच से करवाता तो आप नीचे एक और कोन जोड़ देते इस तरह से। आप क्या करते हैं, नीचे इसके साथ में जैसे ये एक कोन है, फिर आप एक सिमेट्रिकल काउंटर पार्ट में एक कोन और जोड़ देते हैं। पॉइंट चार्ज आपका यहाँ रखा हुआ है, फिर मैं वही बात कहता टोटल फ्लक्स कितना निकला Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ऊपर के कोन से कितना गया Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, नीचे के कोन से Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। पर आप मुझे इतनी सी बात बताओ कि अगर मैं इसके नीचे
एक हेमिस्फीयर ही लाके जोड़ दूं तो क्या मेरा आंसर पे कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? जवाब है नहीं। फ्लक्स तो ऑब्वियस ही बात है, आधा ऊपर से निकल रहा है और आधा अभी नीचे से निकल रहा होगा, तो फ्लक्स अभी भी क्या निकल के आएगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। तो आप सिमेट्रिकल काउंटर पार्ट जोड़ ले भले, मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है, पर ये जो जोड़ घटाने वाला हम प्रोसेस करते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं सॉलिड एंगल की अप्रोच होती है। हमारा टारगेट ये होता है कि जो हमारा चार्ज है हम उसको सेंटर ऑफ बिगर ज्योमेट्री पर लेकर आ जाएं और फिर वहां पर लाने के बाद जिस प्रोपोर्शन में सॉलिड एंगल बढ़ता है उसी प्रोपोर्शन में फ्लक्स बढ़ जाता है, क्योंकि हमने गॉस थ्योरम में ये बात पढ़ी थी कि द फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल रिमेन कांस्टेंट। तो बच्चों मैंने इससे आपको सॉलिड एंगल का एक इनसाइट देने की कोशिश करी, थोड़ा सा आइडिया आपको यहां पर मैंने इससे दे दिया है। अब आगे की बात, खतरनाक टॉपिक, बहुत खतरनाक, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इस पर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं फ्लक्स के। क्यूब प्रॉब्लम। क्यूब प्रॉब्लम क्या है, हम क्यूब में अलग अलग पोजीशंस पे चार्ज को रखते हैं और उसके बाद फ्लक्स क्या होता है उसके बारे में बात की जाती है। सबसे पहला केस हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, बॉडी सेंटर्ड चार्ज। बॉडी सेंटर्ड चार्ज का मतलब ये है कि क्यूब के ठीक सेंटर पर अगर आपका चार्ज सिचुएटेड होगा तो फ्लक्स के बारे में क्या हम बात कर सकते हैं। बच्चों क्यूब को एक गॉसियन बॉडी माना जा सकता है, अगर इसको एक गॉसियन बॉडी माने तो इसका फ्लक्स निकाल लीजिए Q एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट से, क्योंकि एंटायर Q चार्ज यहां पर एनक्लोज हो रहा है, तो आपका क्यूब का फ्लक्स कितना निकल के आ जाएगा बच्चों, Q/ε0 के बराबर। ध्यान देना है बच्चों, ये आपका क्यूब का फ्लक्स लिखा है मैंने, एंटायर क्यूब का फ्लक्स कितना है, Q/ε0। अब दूसरी बात ध्यान से सुने बच्चों, जिस समय ये चार्ज सेंटर ऑफ क्यूब पर होता है, जिस समय ये जो चार्ज है सेंटर ऑफ क्यूब पर होता है, तो जो सारे फेसेस हैं, 6 फेसेस होते हैं क्यूब के, वो सारे फेसेस सेंटर पर बराबर सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहे होते हैं। बराबर सॉलिड एंगल सबटेंड करते हैं, इसीलिए फ्लक्स जो होता है वो उन सभी फेसेस पे बराबर बढ़ जाता है। और इस स्थिति में व्हेन चार्ज इज एट सेंटर ऑफ क्यूब, अगर मैं इस समय आपसे पूछूं कि बताइए इस शेडेड फेस से कितना फ्लक्स पास होगा, तो आप इस टोटल फ्लक्स को 6 फेसेस में डिवाइड कर दीजिए, आपका फ्लक्स निकल के आ जाएगा Q/6 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। बच्चों ध्यान रखना है, ये वाला जो आपने फॉर्मूला लिखा है Q/6 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज वैलिड ओनली एंड ओनली व्हेन चार्ज इज लोकेटेड एट सेंटर ऑफ क्यूब। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, आप जैसे इस पूरे कमरे को एक क्यूबिकल ग्लास का क्यूब मान लीजिए भले, अगर मैं इसके ठीक बीचों बीच बल्ब को लाइट अप करता हूं और अगर ये सेंटर ऑफ रूम पे मैंने बल्ब को लाइट अप किया है, तो सभी फेसेस पर यानी चारों दीवारों पर, छत पर और जो फ्लोर है उस पर रोशनी बराबर मात्रा में जाएगी। कितनी जाएगी हर एक पर, 1/6 ऑफ टोटल एमिटेड लाइट। पर एक बात बताओ बच्चों, अगर मैंने उस बल्ब को खिसका के यहां पर कहीं पे मैं ले आया, इस जगह सेंटर से इधर उधर शिफ्ट कर दिया, तो नो डाउट टोटल कमरे से गुजरने वाली लाइट तो कांस्टेंट रहेगी, दैट विल बी इक्वल टू टोटल लाइट एमिटेड बाय बल्ब। लेकिन अब एक बात बताइए कि अगर बल्ब इन दीवारों के ज्यादा नजदीक है और उधर की दीवारों से दूर हो गया है, तो क्या अभी भी आप ये कहेंगे कि जितनी रोशनी इन दीवारों पर जा रही है उतनी उस दीवार पे जा रही होगी? जवाब है नहीं। तो ऐसे में फ्लक्स कंट्रीब्यूशन बदल जाता है अगर सॉलिड एंगल चेंज हो जाता है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपने इस चार्ज को क्यूब के सेंटर से थोड़ा बहुत इधर उधर डिस्प्लेस किया, मान लीजिए इधर या इधर कहीं अंदर ही अंदर डिस्प्लेस कर दिया आपने, अब आपका चार्ज सेंटर पे नहीं है, तो भी टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब तो सेम रहेगा। टोटल फ्लक्स आपका Q/ε0 ही रहेगा, क्योंकि फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन ऑफ चार्ज विद इन गॉसियन सरफेस। पर चार्ज को इधर उधर शिफ्ट करने के बाद फिर आपका स्क्वायर फेस का फ्लक्स Q/6 एप्सिलॉन नहीं रह जाएगा, फ्लक्स चेंज हो जाएगा। फिर आप सॉलिड एंगल के अप्रोच से उसको निकालते हैं, वो सब आपको नहीं करना है, मगर अभी के लिए ध्यान रखना है Q/6 एप्सिलॉन केवल कब लागू होगा, when charge is located at the center of cube। आगे की बात सुनना बच्चों, एनसीईआरटी में आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा। इस क्वेश्चन की एक पहचान होती है, एक लैंग्वेज आती है। आपको एक स्क्वायर फेस दिखाया जाता है ए साइड का, क्वेश्चन आपसे कहता है कि अ चार्ज इज लोकेटेड एग्जैक्टली जस्ट अबव द स्क्वायर फेस एट अ डिस्टेंस a/2 फ्रॉम इट्स सेंटर। बच्चों जब आप स्क्वायर फेस के सेंटर से a/2 हाइट पर किसी चार्ज Q को रखते हैं, फिर आपसे पूछा जाता है कि बताइए इस स्क्वायर फेस का फ्लक्स क्या होगा, तो वो फ्लक्स वही Q/6 एप्सिलॉन नॉट ही होता है। आप चाहें, इसमें मैं ज्यादा वैसे नहीं करना चाह रहा कंजेशन, फिर भी आपको बताता हूं।
दरअसल हम इसको एक क्यूब क्रिएट कर लेते हैं इस तरह से। अगर आप एक क्यूब इसको क्रिएट कर लेंगे, मान लीजिए ये मैंने एक क्यूब क्रिएट कर दिया, अगर एग्जैक्टली ये a/2 हाइट पर है तो ये चार्ज इस समय सेंटर ऑफ क्यूब पर आ जाएगा। चार्ज अगर सेंटर ऑफ क्यूब पर आ जाएगा तो एक स्क्वायर फेस का फ्लक्स क्या हो जाएगा, q/6 एप्सिलॉन नॉट। ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं, अगर ये हाइट a/2 की जगह a/4, a/3, a/6 कुछ और कर दी जाए तो फिर आप इस स्क्वायर फेस का फ्लक्स q/6 एप्सिलॉन नॉट नहीं कह सकते, क्योंकि उस केस में चार्ज सेंटर ऑफ क्यूब पर नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है बच्चों, क्यूब के अंदर चार्ज कहीं पर भी हो, फ्लक्स q/एप्सिलॉन नॉट ही होगा, लेकिन जब चार्ज सेंटर ऑफ क्यूब पर होगा तब एक फेस का फ्लक्स आप q/6 एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। ये तो बात होगी बच्चों बॉडी सेंटर्ड के लिए। अब अगला है फेस सेंटर्ड चार्ज। आपको दिख रहा होगा बच्चों एक क्यूब है और उसके एक फेस के सेंटर पे हमने चार्ज को रखा हुआ है। अब मैं आपको सिमेट्रिक पार्ट्स जोड़ने वाला अप्रोच बता देता हूं, जिसमें कहीं ना कहीं वही सॉलिड एंगल का अप्रोच है। बच्चों आपसे पूछा जाए कि अगर चार्ज को हम इस बोल्ड वाले क्यूब के एक फेस के सेंटर पे रखते हैं तो बताइए इससे फ्लक्स कितना होगा। तो मैं पहले तो आपको इसको सॉलिड एंगल अप्रोच से बता देता हूँ। इस चार्ज का जो आप फ्लक्स दिखाएंगे वो शायद कुछ इस तरह से होगा, ऐसे इससे फील्ड लाइंस निकलेंगी, ये मैंने इधर दिखा दी है, और आप समझ पा रहे होंगे कि जो टोटल फ्लक्स निकलेगा उसका आधा इधर से गुजरेगा, आधा इधर से गुजरेगा। तो इस क्यूब का फ्लक्स कंट्रीब्यूशन में सीधे बोल सकता हूं q/2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब अगर आपको ये सॉलिड एंगल अप्रोच नहीं समझ में आती है तो अपन सिमेट्रिकल पार्ट जोड़ देते हैं। इस चार्ज को चारों तरफ से पैक करने के लिए आपको और ऐसे कितने क्यूब की जरूरत पड़ेगी, तो आपको दिखेगा एक और क्यूब मुझे यहां रखना पड़ेगा। ऐसा का ऐसा एक क्यूब अगर मैं यहां लाके रख देता हूं तो अब ये चार्ज चारों तरफ से पैक हो चुका है, हर तरफ से एनक्लोज होना जरूरी है। अब बच्चों वही बात, अब जो आपका चार्ज है वो सेंटर ऑफ बिगर ज्योमेट्री यानी क्यूबॉइड के सेंटर पे आ चुका है ना। क्यूब क्यूब मिलके ये क्यूबॉइड बन गया है, इस क्यूबॉइड के सेंटर पे चार्ज आ गया है। टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूबॉइड कितना होगा, गॉस थ्योरम से q एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट से q/एप्सिलॉन नॉट, और वो टोटल फ्लक्स दो क्यूब में बांट दीजिए बराबर बराबर, तो कितना कितना आया, इसका भी q/2 एप्सिलॉन नॉट, इसका भी q/2 एप्सिलॉन नॉट। बात वही आ गई जो आप ये बराबर क्यूब में बांट दे रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सॉलिड एंगल का ही अप्रोच है। दरअसल इधर 2π स्टेरेडियन का सॉलिड एंगल जा रहा है, इधर भी 2π का सॉलिड एंगल जा रहा है। तो आप ऐसे फ्लक्स इंस्पेक्शन से भी कर सकते हैं, या अब हम सिमेट्रिकल पार्ट्स जोड़ने वाले अप्रोच से करना भी सीख लेते हैं। इसी में बच्चों अगला देखिए, एज सेंटर्ड चार्ज, नाम से रिलेट करिए, एक क्यूब की एज के सेंटर पे चार्ज इस तरह से लोकेटेड होगा। अब बच्चों हमें इस क्यूब को, इस चार्ज को बिल्कुल एक बड़ी ज्योमेट्री के सेंटर पे लाना है, तो हमें टोटल कितने क्यूब्स की मदद से इसको एनक्लोज करना है। तो अब इधर देखिए, अगर मैं इस एक के पास में एक और क्यूब रख देता हूं 2, तो भी ये चार्ज पैक नहीं हुआ है, ये ऊपर से खुला हुआ है। ये अगर आपने एक और इसके बगल में क्यूब रख भी दिया है तो भी जो अभी आपका चार्ज है ये आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर से खुला हुआ है। अब अगर हम इसके ऊपर एक तीसरा क्यूब यहां लाके रख दें और ऐसा का ऐसा एक चौथा क्यूब यहां लाकर रख दें, तो ये 4 क्यूब का जो स्ट्रक्चर बनेगा, एक बड़ा जो क्यूब बनेगा, इसके अंदर ये आपका चार्ज सेंटर पे बीचों बीच पैक हो चुका है। मतलब अगर आप देखेंगे 4 क्यूब, 1, 2 और 2 इसके ऊपर रखने के बाद आपका चार्ज चारों तरफ से पूरी तरह एनक्लोज हो गया। अब उस बिगर ज्योमेट्री से टोटल फ्लक्स कितना जाएगा, q/एप्सिलॉन नॉट, और 4 क्यूब की ज्योमेट्री में उस फ्लक्स को बराबर बांट दीजिए। तो एक क्यूब के हिस्से में कितना आया बच्चों, q/4 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। बड़ी सिंपल सी अप्रोच है, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। जितने नंबर ऑफ क्यूब है उनके अंदर इस फ्लक्स को बराबर बराबर बांट देना है। और देखते हैं बच्चों अप्रोच, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। अगला केस है चार्ज एट वन कॉर्नर। अगर किसी क्यूब के एक कॉर्नर पे चार्ज रखा है तो फिर हमें बताना है उस क्यूब से फ्लक्स कंट्रीब्यूशन क्या होगा। बच्चों आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा जो सॉलिड लाइन से बना हुआ ये एक्चुअल क्यूब है और इसके एक कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है। अब दिमाग लगाओ आप खुद, टोटल कितने क्यूब्स की जरूरत पड़ेगी हमें इस पूरे स्ट्रक्चर को पैक करने के लिए। तो एक तो ओरिजिनल वाला खुद, एक इसके बगल में रखा 2, एक उसके पीछे रखिए 3 और एक इधर रखिए 4। ये चारों क्यूब रखने के बाद भी चार्ज ऊपर से खुला हुआ है। इसको चारों तरफ से पैक करने के लिए 4 क्यूब नीचे और वैसे के वैसे 4 क्यूब ऊपर लाके अगर आप रखेंगे, 5वां इसके ऊपर, 6वां इसके ऊपर, 7वां इसके ऊपर, 8वां इसके ऊपर, तो ये 8 क्यूब रखने के बाद अब आपका चार्ज सेंटर ऑफ बिगर ज्योमेट्री पर आ चुका है। बिगर ज्योमेट्री से टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा, q/एप्सिलॉन नॉट। बिगर ज्योमेट्री में टोटल 8 क्यूब है, उन सब में फ्लक्स बराबर बांट दीजिए,
तो एक क्यूब के हिस्से में कितना फ्लक्स आ गया बच्चों, Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। बच्चों दरअसल जो आप फ्लक्स बांट रहे हैं कहीं ना कहीं वो सॉलिड एंगल बंटने वाली बात हो रही है। अगर मैं अभी आपसे पूछता कि बताइए इस क्यूब के हिस्से में कितना सॉलिड एंगल आ रहा है, टोटल स्पेस का सॉलिड एंगल कितना बनता है 4 पाई। 4 पाई सॉलिड एंगल 8 क्यूब में डिवाइड हो जाएगा, तो एक के हिस्से में कितना आया 4 पाई बाई 8 यानी कि पाई बाई 2। तो जिस प्रोपोर्शन में सॉलिड एंगल डिवाइड होता है उसी प्रोपोर्शन में फ्लक्स डिवाइड हो जाता है। यही बात आपको वहां समझाई गई थी। बाकी आप तो सिमेट्रिकल पार्ट्स जोड़कर इस तरह से फ्लक्स निकाल सकते हैं। अब आगे की बात बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, नोट का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंफ्यूजन करता है, इसीलिए आपको पहले से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। इफ चार्ज इज एट वन कॉर्नर, अगर क्यूब के एक कॉर्नर पे चार्ज रखा हो, जैसे ये दिख रहा होगा आपको, तो अभी भी मैंने आपको बताया कि जो टोटल फ्लक्स पास करता है क्यूब से दैट इज Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, ये अभी मैंने आपको बता दिया। बट इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है, ध्यान से सुनिएगा, जिस कोने पर आपने चार्ज को रखा हुआ है उस कोने से टच होने वाले जो 3 फेसेस हैं, जैसे इस कोने पर अगर आपने चार्ज को रखा हुआ है तो इससे 3 फेसेस टच हो रहे हैं, एक ये ऊपर वाला फेस, एक ये साइड वाला फेस और एक पीछे वाला फेस। इन तीनों फेसेस से फ्लक्स कंट्रीब्यूशन 0 होगा। उसका कारण है बच्चों फील्ड लाइंस का पैरेलल रन करना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए चार्ज यहां इस कॉर्नर पे है, इस कॉर्नर पे जो चार्ज आप रखेंगे उसके फील्ड लाइंस इस वाले फेस से ऐसे पैरेलल रन करेगी, इस वाले फेस से भी फील्ड लाइंस ऐसे पैरेलल रन करेगी और इधर वाले फेस से भी फील्ड लाइंस ऐसे पैरेलल रन करेगी। इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपको समझना है। इस कोने पे चार्ज रखोगे तो ऊपर वाले से ऐसे ऐसे फील्ड लाइंस पैरेलल रन करेगी, इधर वाले फेस से फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे पैरेलल रन करेगी, इस वाले फेस से भी फील्ड लाइंस ऐसे पैरेलल रन करेगी। तो अभी के लिए मैंने आपको समझा दिया, जिस कोने पे आपने चार्ज को रखा है उससे टच होने वाले जो 3 फेस है उन पर फ्लक्स कंट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा 0। और जो बचे हुए 3 फेसेस है, जैसे इधर कौन कौन से बचे बच्चों, एक तो ये ABCD बचा, एक नीचे का DCGH बचा और एक आगे का AEHD बचा। इन तीनों फेसेस पर ये Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट का फ्लक्स बराबर बराबर बढ़ जाएगा, यानी इन तीनों फेसेस के लिए कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, टोटल फ्लक्स ऑफ क्यूब डिवाइडेड बाय 3। और उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ABCD वाले फेस का फ्लक्स, DCGH वाले फेस का फ्लक्स और AEHD वाले फेस का फ्लक्स हो जाएगा Q बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा, बहुत कंफ्यूजन होते हैं। जिस कोने पे चार्ज रखा हुआ है उससे टच होने वाले 3 फेसेस से कोई फ्लक्स नहीं होगा और जो बचे हुए 3 फेसेस है उन पर Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट का फ्लक्स बराबर बढ़ जाएगा, यानी हर फेस का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा Q बाय 24 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। अब बच्चों एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर बेस्ड। क्वेश्चन मान लीजिए ये है, फाइंड फ्लक्स थ्रू द शेडेड पोर्शन। आपको दिख रहा होगा एक क्यूब है, एक शेडेड फेस मैंने दिखा रखा और 2 पॉइंट चार्ज है, एक कॉर्नर पर है एक सेंटर पर है। फ्लक्स कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल सी बात, ये देखिए, अगर इस शेडेड पोर्शन का फ्लक्स मैं निकाल रहा हूं तो सेंटर पे रखे चार्ज के कारण एक फेस का फ्लक्स कितना होता है Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। ये Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट किसके कारण है, सेंटर पे रखे चार्ज के कारण। और जो कॉर्नर पे रखा हुआ चार्ज है उसके लिए ये वाला फेस, अभी अभी जो हमने केस डिस्कस किया सामने वाली दीवार का केस हो रहा है, इससे टच होने वाले 3 फेसेस में नहीं है, ये बचे हुए 3 फेसेस का पार्ट है। तो इस कॉर्नर चार्ज के कारण इस सामने वाले इस फेस से जो फ्लक्स पास होगा दैट विल बी Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। बच्चों एलसीएम लेके आप जोड़ के देख लीजिए, टोटल फ्लक्स कितना निकल के आ जाएगा 5Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो ये सिंपल सी बात मैंने आपको यहाँ पर इस तरह से समझा दी है। अब बच्चों एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन और सुनिएगा, इधर एक ज्योमेट्री आपको दिख रही होगी इस तरह की, इसको हम केक एंड द चेरी प्रॉब्लम कहते हैं, है ना, केक एंड चेरी प्रॉब्लम कैसे भी आप समझेंगे। एक पॉइंट चार्ज यहाँ रखा हुआ है Q, एक एंगल मैंने थीटा दिखा रखा है आपको इस तरह से। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि अगर ये एंगल थीटा 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, तो आप बताते जाइए कि फ्लक्स इससे कितना कितना होगा। बच्चों ये बड़ा सिंपल अप्रोच है सॉलिड एंगल का और ये आपके काम आ सकता है। कभी कभी हम ऐसा केस कर देते हैं कि केक तो ऑर्डर कर देते हैं 1 पाउंड का और खाने वाले हमारे पास हो जाते हैं 50-60 लोग, हॉस्टल्स में कई बार इस तरह की चीज़ें हो जाती है। तो वहाँ आप अगर सॉलिड एंगल की अप्रोच जानते हैं तो आप केक का बिल्कुल बराबर डिवीजन कर सकते हैं बिना किसी भेदभाव के। कैसे, जरा सुनिएगा। ये थीटा 30 डिग्री है, आप पहले इसको एक केक की तरह से इस तरह से इमेजिन करिए, केक है और जो हमारा चार्ज है वो एक चेरी की तरह यहाँ पर बिहेव कर रहा है। अगर थीटा बराबर 30 डिग्री है, ये देखिए
आपने अगर थीटा बराबर 30 डिग्री का एक पीस अगर यहाँ से इस तरह से कट किया, मैं ये बता देता हूँ इस तरह से, मान लीजिए आपने थीटा इक्वल टू 30 डिग्री का एक पीस कट किया है, तो बच्चों ये जो सेंटर पे टोटल एंगल बनता है वो कितना होगा, 360, 360 डिग्री। अगर हम केक में ऐसे पीसेस कट कर रहे हैं तो आप ऐसे कितने पीसेस कट कर सकते हो, तो सोच के देखिए बच्चों, शायद इस केक के अंदर आप टोटल 12 पीसेस कट कर पाएंगे। 30 डिग्री के एंगल के बराबर पीसेस कट करेंगे तो इस केक में आप टोटल 12 पीसेस कट कर पाएंगे। अच्छा बच्चों, 12 पीसेस का केक आपने मान लो कट भी कर दिया, तो अभी ये चेरी जो है ऊपर से खुली हुई है, चार्ज वाली चेरी ऊपर से खुली हुई है। अब अगर इसको आपको पूरी तरह से पैक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 12 केक तो नीचे और फिर 12 केक इसके ऊपर लाकर ऐसे रखिए, मतलब 12 केक के पीसेस ऊपर, 12 केक के पीसेस नीचे, एक केक और इसके ऊपर अगर ऐसे इन्वर्टेड रखेंगे तब कहीं जाकर ये जो चेरी वाला चार्ज है ये सेंटर पर आ पाएगा। तो बच्चों 12 नीचे 12 ऊपर, बोलिए टोटल कितने पीसेस हुए, 24। टोटल फ्लक्स कितना निकलता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। 24 पीसेस में बराबर बांटेंगे तो एक के हिस्से में कितना आएगा, Q बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है बच्चों, आप खुद सोचिए, अब समझ के देखना। मान लो ये एंगल थीटा 45 डिग्री का होता, अगर आप यहाँ 45 डिग्री के पीसेस कट कर रहे हैं तो पहले सोचिए एक केक में कितने पीस कट कर पाएंगे आप, तो शायद नीचे वाले 360 डिग्री के एंगल के अंदर आप टोटल 8 पीसेस कट कर पाएंगे। 8 पीसेस का केक नीचे, 8 पीसेस का केक ऊपर, टोटल 16 पीसेस। एक के हिस्से में फ्लक्स कितना आया, Q बाय 16 एप्सिलॉन नॉट। बड़ी सिंपल अप्रोच है बच्चों, आपको बस इस एंगल को सोचते चलना है। टोटल एंगल आपको मैंने बता ही दिया कि ये सेंटर पे जो टोटल एंगल बनता है वो कितना है, 360 डिग्री के बराबर। आप चाहें तो एक केक में कितने पीस निकल के आएंगे, आप उसको 360 बाय एंगल करके निकाल सकते हैं। मैं ऐसे आपको बता देता हूँ एक सिंपल अप्रोच। एक केक के कितने पीस होंगे, 360 बाय थीटा। टोटल पीस अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो दैट विल बी इक्वल टू 2n, इस तरह से। तो आप चाहें तो फॉर्मूला बना ले, वैसे तो अप्रोच बहुत सिंपल है। अब जैसे थीटा 60 डिग्री का केस है, एक केक में कितने पीस कट हो पाएंगे, 360 बाय 60 कर दीजिए, कितने हो गए बच्चों, 6 पीसेस। नीचे वाले केक में 6 पीसेस, टोटल कितने पीसेस करने पड़ेंगे, 6 पीस नीचे 6 पीस ऊपर, टोटल कितने हो गए बच्चों, 12 पीसेस। तो एक के हिस्से का फ्लक्स कितना आ गया, Q बाय 12 एप्सिलॉन नॉट। आप अप्रोच इस तरह से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और इसके आगे के पार्ट्स यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। वही बात, थीटा अगर 72 होगा, 360 बाय 72, नीचे 5 पीसेस कट होंगे, 5 पीसेस ऊपर रखे जाएंगे, टोटल 10 पीसेस होंगे। एक के हिस्से का फ्लक्स हो जाएगा Q बाय 10 एप्सिलॉन नॉट। थीटा 90 डिग्री, 360 बाय 90, नीचे 4 पीसेस ऊपर 4 पीसेस, टोटल 8 पीसेस हो जाएंगे। एक के हिस्से का फ्लक्स Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। थीटा 120 करेंगे, 360 बाय 120, नीचे 3 पीसेस कट होंगे, ऊपर 3 पीसेस रखेंगे, टोटल 6 पीसेस होंगे। फ्लक्स क्या आ जाएगा, Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। तो बड़ी सिंपल सी अप्रोच है, आप इस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बच्चों एक आगे का मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं जिसका भी एक क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा, जरा ध्यान से सुनिएगा क्या है हमारा क्वेश्चन। अगर थीटा सेमी एपेक्स एंगल है, आप देख पा रहे होंगे कौन है, इसको कौन का एपेक्स कहा जाता है। यहाँ एक पॉइंट चार्ज Q मैंने रखा हुआ है, नीचे सर्कुलर बेस से कितना फ्लक्स पास होगा मान लीजिए, ये हमें यहाँ बताना है। तो बच्चों ये जो थीटा आपको दिख रहा है ये सॉलिड एंगल नहीं है, ये सेमी एपेक्स एंगल कहलाता है। अगर थीटा सेमी एपेक्स एंगल है तो ये जो स्पेस में सॉलिड एंगल यहाँ बन रहा होगा, ये सॉलिड एंगल, ये सॉलिड एंगल बराबर होता है 2π1 माइनस कॉस थीटा। बच्चों आप डेरिवेशन में ना जाएं, अभी ये रिजल्ट याद रख लें बस, कि जो सॉलिड एंगल यहां बनेगा थीटा सेमी एपेक्स एंगल के लिए, दैट विल बी 2π1 माइनस कॉस थीटा के बराबर। अच्छा बच्चों, अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि फ्लक्स जो होता है पर यूनिट सॉलिड एंगल कांस्टेंट रहता है। वहां आपको बताया था 1 स्टेरेडियन का फ्लक्स कितना आया था, Q/4π एप्सिलॉन नॉट। एक्स स्टेरेडियन का कैसे निकालेंगे, Q/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पर्टिकुलर सॉलिड एंगल का कितना फ्लक्स होगा, तो x की जगह ये वैल्यू रख दीजिए। ये वैल्यू अगर आप रखेंगे तो 2π से 4π कैंसिल हो जाएगा और आपका इस शेडेड पोर्शन का फ्लक्स निकल के आ जाएगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। तो बच्चों आप इसको डायरेक्ट रिजल्ट के रूप में भी याद रख सकते हैं। इस शेडेड पोर्शन का फ्लक्स हो जाएगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द सेमी एपेक्स एंगल। अब बच्चों क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट इस पर बेस्ड। एक क्यूब आपको यहाँ दिख रहा होगा जिसके सभी कॉर्नर्स पे अलग अलग चार्ज रखे हुए हैं, 1 2 3 4 माइक्रोकूलम, 5 6 7 8 माइक्रोकूलम। क्वेश्चन के 2 पार्ट है। पहले पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब।
और सेकंड पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द शेडेड पोर्शन। फ्लक्स थ्रू द शेडेड पोर्शन में अभी आपको बता दूंगा आगे कौन से पोर्शन का हम निकालेंगे फ्लक्स, या जैसे आप चाहें तो मान लेते हैं इस जगह से इस शेडेड पोर्शन का मान लीजिए हमें फ्लक्स बताना है, ये इसका हम शेडेड पोर्शन का फ्लक्स बताएंगे। पहले फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं बच्चों, फ्लक्स ऑफ क्यूब बताना है। हर एक कॉर्नर पे रखा हुआ जो चार्ज है उसके कारण जो क्यूब उसके साथ में होता है उससे उसका फ्लक्स कंट्रीब्यूशन गुजरता है Q/8 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं इसको Q1 कह रहा हूं तो Q1 के कारण इस क्यूब से कितना फ्लक्स गुजरेगा, Q1/8 एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इसको Q2 कह रहा हूं तो Q2 के कारण कितना फ्लक्स गुजरेगा, Q2/8 एप्सिलॉन नॉट। इसके कारण Q3/8 एप्सिलॉन नॉट एंड सो ऑन अप टू Q8/8 एप्सिलॉन नॉट। बच्चों 1/8 एप्सिलॉन नॉट बाहर कॉमन, Q1 Q2 Q3 अप टू Q8 जोड़ना है तो 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 8। माइक्रो का मैंने 10⁻⁻⁶ बाहर कॉमन ले लिया है। बच्चों आगे की बात अभी बता देता हूं मैं, 1/ε0 की वैल्यू हम 36 पाई इंटू 10⁹ लिख सकते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन मैं अभी अगली स्लाइड में आपको देता हूं, मगर 1/8 यहां पर है, 1/ε0 की जगह 36 पाई इंटू 10⁹। ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम, आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, नहीं तो आपको फॉर्मूला पता होगा n+1/2। तो 8 नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा, 8 इंटू 9/2 एंड इंटू 10⁻⁶। बच्चों मैंने यहाँ 1/ε0 को क्यों कन्वर्ट किया है वो बता देता हूँ। कई बार हमें फ्लक्स के ऑप्शन पाई के टर्म में लिखे हुए मिलते हैं। जब भी आपको फ्लक्स के ऑप्शन पाई के टर्म में मिले तो आप समझ जाइएगा कि हमें ये रिप्लेसमेंट करना है। 1/4πε0 कितना होता है, 9 इंटू 10⁹। यहाँ से आप 1/ε0 को क्या लिख सकते हैं, 36 पाई इंटू 10⁹। यही मैंने सब्स्टिट्यूशन किया था बच्चों, यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे आप, ये सब्स्टिट्यूशन किया हुआ था और इस सब्स्टिट्यूशन की मदद से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया है, 162 पाई इंटू 10⁻³ के बराबर। आप अपने हिसाब से सॉल्व करके देख सकते हैं बच्चों। ये बस ये वैल्यू यहाँ से उठा के रखिए 1/ε0, ये आप काटापीटी कर लीजिए, 8 से 8 कट जाएगा और बाकी सब कैंसिलेशन कर दीजिए, पावर्स को एडजस्ट करेंगे, ये फ्लक्स निकल के आ जाएगा। अच्छा बच्चों अब सेकंड पार्ट क्या था, फ्लक्स थ्रू द शेडेड पोर्शन। फ्लक्स थ्रू द शेडेड पोर्शन निकालने के लिए मैं आपको इधर दिखा देता हूं, ये रहा वो शेडेड पोर्शन। बच्चों इस शेडेड पोर्शन की बात करी जाए तो जो 5, 6, 7 और 8 वाले चार्ज है उनके लिए ये कॉर्नर से टच होने वाला फेस है। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि कॉर्नर पे रखा हुआ जो चार्ज होता है उससे टच होने वाले फेसेस से उसका फ्लक्स कॉन्ट्रीब्यूशन क्या आता है, 0। तो इन सबका फ्लक्स कॉन्ट्रीब्यूशन इस फेस के लिए क्या आएगा, 0। जबकि ये जो सामने वाले चारों चार्जेस है इनके लिए ये सामने वाली दीवार का केस है। सामने वाली दीवार का फ्लक्स कितना आता है, Q/24 एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों इसकी मदद से अगर आप इस शेडेड पोर्शन का फ्लक्स निकालेंगे तो ऊपर वाले 4 चार्जेस का फ्लक्स कंट्रीब्यूशन क्या होगा, Q1/24 एप्सिलॉन नॉट, Q2/24 एप्सिलॉन नॉट, Q3/24 एप्सिलॉन नॉट एंड Q4/24 एप्सिलॉन नॉट। 1/24 एप्सिलॉन नॉट बाहर, Q1 की जगह 1, Q2 की जगह 2, Q3 की जगह 3 कूलम एंड Q4 की जगह 4 माइक्रो कूलम आएगा। बच्चों माइक्रो हमने कॉमन बाहर कर दिया है। अब आप n+1/2 से जोड़ दीजिए या यहाँ तो डायरेक्ट ही जोड़ सकते हैं, 4, 3, 7, 2, 9 और ये मिला के एक 10 हो जाएगा। तो आप यहाँ से इसको सॉल्व करके देखेंगे तो शेडेड पोर्शन का फ्लक्स क्या आ जाएगा, 10⁻⁻5/24 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। अब अगर पाई की टर्म में ऑप्शंस दे रखें तो आप 1/ε0 की जगह ये रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों फिर से बता देता हूँ, ये 1, 2, 3, 4 क्यों लिखा हमने, क्योंकि हम इस वाले फेस का निकाल रहे हैं तो इनका कंट्रीब्यूशन लेंगे। अब आप सोच के देखिए, अगर इसकी जगह में इस वाले फेस से आपका फ्लक्स पूछता तो इन चारों का फ्लक्स कंट्रीब्यूशन 0 हो जाता और इन चारों का Q/24 एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स हमें लेना था। इसीलिए मैंने आपसे कहा था आपकी मर्जी पड़े, जिस भी शेडेड पोर्शन से आपसे पूछा जा सकता है, अगर इधर कोई फेस लेंगे तो उधर के टच होने वाले 4 चार्जेस छोड़ दीजिए एंड रिमेनिंग 4 का Q/24 एप्सिलॉन नॉट का टर्म हमें इस्तेमाल करना है। चलो बच्चों ये तो आंसर आ गया। अब एक क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एम्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अ पॉइंट चार्ज Q इज सिमेट्रिकली लोकेटेड विद इन अ सिलेंडर। इफ फ्लक्स थ्रू इट्स कर्व्ड सरफेस इज phi, देन फाइंड फ्लक्स थ्रू इट्स सर्कुलर फेसेस। ये हमारे पास एक क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है। बच्चों पहली बात आप देखना, इस क्वेश्चन में आपको सॉलिड एंगल का इन्वॉल्वमेंट नजर आएगा। कैसे, चार्ज इज सिमेट्रिकली लोकेटेड विद इन अ सिलेंडर। जैसे ये मैंने एक सिलेंडर दिखा दिया। बच्चों सिमेट्रिकली लोकेटेड का मतलब क्या है, क्या मैं इस चार्ज को यहां रख दूं या यहां रखूं या यहां रखूं या कहां रखूं, तो आप कहेंगे आप इसको सिलेंडर के ठीक बीचों बीच रखिए। बच्चों जिस समय आप चार्ज को सिलेंडर के ठीक बीचों बीच रखेंगे
तो भाई ऑब्वियस ही बात है, रेडियस तो दोनों तरफ सेम होनी है, इधर जो रेडियस है वही रेडियस है। टोटल सिलेंडर की लेंथ अपन 2 मिनट के लिए 2L मान लेते हैं। तो बच्चों ये देखना, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ L है, तो ये लेंथ भी क्या हो गई है L। यहाँ से अगर आप थोड़ा समझ पाएंगे तो टेन थीटा का फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं, यहाँ तक थीटा मान के टेन थीटा लगाऊं, तो इधर भी टेन थीटा आर बाई एल, इधर भी टेन थीटा आर बाई एल। अगर सेमी एपेक्स एंगल ऑफ कोन, जो अभी मैंने आपको बताया था, अगर वो दोनों के लिए सेम है तो यानी सॉलिड एंगल भी सेम होगा। इसका मतलब इधर का सर्कुलर फेस और इधर का सर्कुलर फेस जो है, दोनों यहां इस पॉइंट चार्ज पर बराबर सॉलिड एंगल बना रहे हैं। अच्छा बच्चों, अब इस सर्कुलर फेस को मैंने नाम ए दे दिया है, इस सर्कुलर फेस को सी नाम दे दिया और कर्व्ड सरफेस को मैंने बी नाम दे दिया है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है सुनिएगा। अब हम सॉलिड एंगल का नाम लिए बिना बात कर लेते हैं। सिंस चार्ज इज सिमेट्रिकली लोकेटेड, तो ऐसे में आपका क्या होगा, इस सर्कुलर फेस और इस सर्कुलर फेस का फ्लक्स कंट्रीब्यूशन बराबर होगा। कारण ये है दोनों का सॉलिड एंगल सेम है और आपको मैंने बताया कि द फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल रिमेन कांस्टेंट। तो अगर इन दोनों का सॉलिड एंगल सेम है तो इनका फ्लक्स कंट्रीब्यूशन बराबर होगा। ए और सी का फ्लक्स बराबर है, इसको मैंने फाई डैश बोल दिया है। और क्वेश्चन में आपसे कहा है कि कर्व्ड सरफेस का, इसका खुद का फ्लक्स आपको पहले से दिया हुआ कि दैट इज फाई। अच्छा बच्चों, ये जो सिलेंडर आपको दिख रहा है ये एक गॉसियन सरफेस है, क्लोज्ड बॉडी है। तो टोटल फ्लक्स ऑफ सिलेंडर अगर मैं लिखूं तो दैट विल बी इक्वल टू एनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पूरा चार्ज क्यू एनक्लोज हो रहा है तो इसको क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। अब सिलेंडर के फ्लक्स का मतलब क्या है, सिलेंडर के 3 पार्ट, एक तो कर्व्ड सरफेस है पूरा और 2 सर्कुलर फेसेस है। तो फाई ए प्लस फाई बी प्लस फाई सी, मैंने फाई सिलेंडर को बच्चों क्या लिख दिया है, फाई ए प्लस फाई बी प्लस फाई सी, दैट विल बी इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। आगे की बात, ए और सी का फ्लक्स बराबर है तो इसको फाई डैश और इसको फाई डैश लिख दिया है, और बी का फ्लक्स आपको क्वेश्चन में फाई के बराबर गिवन है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करके देख लीजिए बच्चों, फाई डैश और फाई डैश मिलकर 2 फाई डैश हो जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट से फाई उधर जाकर माइनस हो जाएगा, एंड फाइनली फाई डैश की वैल्यू आ जाएगी 1/2 अंडर ब्रैकेट क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई। यानी हमने आंसर दे दिया है सर्कुलर फेसेस का फ्लक्स क्या होगा। सर्कुलर फेस कौन से, ए और सी, ए और सी का फ्लक्स था फाई डैश, यानी ए और सी का फ्लक्स निकल के आ गया है 1/2 ब्रैकेट क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई। बच्चों मुझे बस इतनी सी बात का आप जवाब दे दो कि अगर ये चार्ज यहां लोकेटेड ना होकर थोड़ा सा यहां लोकेटेड होता तो तब भी क्या आपका आंसर ये सेम होता क्या। जवाब है बिल्कुल नहीं होता। क्यों, क्योंकि उस केस में इधर के फेस का सॉलिड एंगल और उधर के फेस का सॉलिड एंगल चेंज हो जाता और फिर हम इस तरह से फाई ए बराबर फाई सी वाली बात नहीं कर सकते थे। तो इस पूरे क्वेश्चन में हमने हिडन मैनर में सॉलिड एंगल का अप्रोच इस्तेमाल किया है, क्योंकि चार्ज सिमेट्रिकली लोकेटेड है इसीलिए सर्कुलर फेसेस का फ्लक्स बराबर होगा। सर्कुलर फेसेस का फ्लक्स इसलिए बराबर होगा क्योंकि उनका सॉलिड एंगल बराबर आ रहा है, उनका सॉलिड एंगल इसलिए बराबर आ रहा है क्योंकि गॉस थ्योरम में हमने पढ़ा था कि द फ्लक्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन स्पेस, दैट इज फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल रिमेन कांस्टेंट।